नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। देखिए, राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। हॉर्न ओके प्लीज में बात होगी भारत में जल संकट पर यूएन की चेतावनी पर। समझेंगे कि क्या अगले 27 वर्षों में सूख जाएगी गंगा। सियासी ढाबे में मानहानि मामले में राहुल को मिली सजा पर घमासान दिखाएंगे, तो सोशल अड्डा में करेंगे अफेयर के बाद ब्रेकअप के साइड इफेक्ट पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे बीएमसी के सफाई कर्मचारी का ब्रिटेन में पीएचडी करने का प्लान। शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। यूपी के आगरा में नवरात्र के मौके पर एक भजन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हर समुदाय से जुड़े कैदियों ने भाग लिया। हिंदुओं के अलावा मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहां भजन कार्यक्रम करते नजर आए। बताया गया कि आगरा सेंट्रल जेल में 900 से ज्यादा कैदियों ने व्रत रखा। इसमें कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े कैदी भी शामिल हैं। इस दौरान जेल में व्रत रखने वालों के लिए फलाहार की भी अलग व्यवस्था की गई। यूपी के हापुड़ में एक तेंदुआ जाल काटकर भाग निकला। बताया गया कि गांव वालों ने इस तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लगाया था। इसी जाल में ये तेंदुआ फंस गया, जिसके बाद तुरंत वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दे दी गई। लेकिन इसी दौरान ये तेंदुआ अपना जाल काटकर वहां से भाग निकला। इसके बाद इलाके में फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गणगौर पर्व से एक दिन पहले राजस्थान के पाली में खास आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये आयोजन होली के बाद होता है। इस उत्सव के दौरान कुछ महिलाओं ने स्वांग रचाकर विवाह की रस्म भी अदा की। ये जोड़ा महिलाओं का ही होता है, जिसमें दूल्हे की भूमिका एक महिला निभाती है। इस विवाह की रस्म में एक को शिव तो दूसरी महिला को पार्वती का रूप दिया जाता है। इस पर्व को लेकर कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये है कि होली के बाद कुछ दिनों के लिए माता पार्वती अपने मायके आती हैं, जहां वो इसी तरह अपनी सहेलियों के साथ हंसी मौज मस्ती से समय बिताती हैं। राजस्थान के करौली में शहीदी दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों ने एक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय के भी नारे लगाए। इस खास मौके पर वहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित हुई। इसमें अहिंसा का संदेश दिया गया। शहीदी दिवस आजादी के नायकों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में मनाया जाता है। इसी दिन उन्हें अंग्रेजों ने साल 1931 में फांसी दी थी। महाराष्ट्र के वाशिम में एक आदमी ने अपने बेटे के लिए साइकिल से जुगाड़ वाली बाइक बना दी। ये बाइक बैटरी से चलती है। बताया गया कि रहीम नाम के इस शख्स ने अपने बेटे का ख्वाब पूरा करने के लिए ये बाइक बनाई। दरअसल असली बाइक महंगी होने की वजह से उसने कबाड़ के सामान से ही ये बैटरी वाली बाइक तैयार कर दी। अब इस बाइक के बनने पर रहीम का बेटा काफी खुश है। कहा जा रहा है कि ये बाइक एक बार चार्ज करने पर 20 किलोमीटर तक चलती है और 50 किलो तक वजन ले जा सकती है। जापान के टोक्यो समेत कई शहरों को चेरी ब्लॉसम के फूल ने खूबसूरत बना दिया। ये फूल वहां नए मौसम के बदलाव का भी प्रतीक हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार चेरी ब्लॉसम जल्दी खिलाए हैं। चेरी ब्लॉसम जापान का राष्ट्रीय फूल भी है। इसके खिलने के दौरान लोग वहां पार्कों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर अपने परिवार के साथ जश्न मनाते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास जो हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हमारी लाइफलाइन यानी कि नदियों से जुड़ी हुई है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन गंगा में पानी का प्रवाह कम हो जाएगा या गंगा किसी दिन सूख जाएगी? सदियों से बहने वाली सदा नीरा गंगा में पानी नहीं होने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यूएन की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में खास करके भारत के सामने एक बड़ा जल संकट खड़ा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलते रहे तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल स्तर कम हो जाएगा। पानी के संकट से जुड़ी इस चेतावनी पर हॉर्न बजाना जरूरी है।
छल छल बहती गंगा, जिसके किनारे हमारी सभ्यता ने आकार लिया, हमारी संस्कृति पली बढ़ी। जाने कितनी सदियों से जिसका पानी जीवन का अहम आधार रहा है। गंगा के प्रति हमारी आस्था इतनी गहरी है कि हम गंगा के पानी को शाश्वत मानते आए हैं। हिमालय की बुलंदियों से निकलकर समंदर तक का सफर तय करने वाली जीवनदायिनी गंगा को देखकर कौन कहेगा कि एक दिन गंगा का पानी सूख सकता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और दूसरी वजहों से यूएन ने चेतावनी दी है कि 2050 तक न सिर्फ गंगा बल्कि देश की प्रमुख नदियों में पानी की कमी हो जाएगी। यूएन की ये रिपोर्ट चिंताजनक है, इसलिए जरूरी है इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ 27 साल बाद देश की गंगा समेत कई नदियां सूखने लगेंगी। हिमालय की प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बहुत तेजी से कम होने वाला है। इसकी वजह हिमालय पर मौजूद ग्लेशियर्स का बढ़ते तापमान से पिघलना है और नतीजा ये होगा कि साल 2050 तक करोड़ों लोगों को पानी मिलना बेहद कम हो जाएगा। यूएन की रिपोर्ट हिमालय में आ रहे बदलाव और उसके असर को लेकर चेतावनी है। एशिया में हिमालय से 10 बड़ी नदियां निकलती हैं, जो करीब 130 करोड़ लोगों को पीने का पानी देती हैं। जाहिर है, अगर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के बहाव और जलस्तर में बदलाव आया तो बड़ी आबादी प्रभावित होगी। खतरा ये भी है कि अगर हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघले तो पाकिस्तान और चीन जैसे देश बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन भारत में पानी की किल्लत की चेतावनी हमें सतर्क करने वाली है। अगर सिर्फ गंगा की बात करें तो इसे पानी गंगोत्री ग्लेशियर से मिलता है, लेकिन ये ग्लेशियर ही खतरे में है। पिछले 87 सालों में 30 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर से करीब 2 किलोमीटर हिस्सा पिघल चुका है। अगर ग्लेशियर कम होता गया तो गंगा में पानी की किल्लत होगी, जबकि कई राज्यों के करीब 40 करोड़ लोग गंगा के पानी पर ही निर्भर हैं। और गंगा ही नहीं बल्कि हिमालय से निकलने वाली कई नदियां हैं जो देश के मैदानी हिस्से में लाइफलाइन है। अगर इन नदियों का जलस्तर कम हुआ या पानी सूख गया तो क्या समस्या होगी, ये समझना मुश्किल नहीं। भारत में गंगोत्री ग्लेशियर को लेकर जो रिसर्च हुए हैं उनके आधार पर दावा है कि अगर गंगोत्री के पिघलने की यही दर रहती है तो ग्लेशियर करीब 1500 साल में पिघल जाएगा। लेकिन यह आकलन भी गलत हो सकता है, क्योंकि ये बर्फबारी और बारिश पर निर्भर करेगा। फिर भी गंगा और देश की बड़ी नदियां सदा नीरा रहें, उनमें पानी की कमी न हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। पानी की जिस किल्लत की ओर यूएन की रिपोर्ट इशारा कर रही है उसे भी गंभीरता से समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूएन की रिपोर्ट भविष्य में पानी की समस्या पर हमें सतर्क कर रही है। जानकार भी मानते हैं कि पानी को पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। देश में पानी की कमी ना हो, इसलिए पानी को बचाने और उसके प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सुनिए पर्यावरणविद पंकज कुमार का क्या कहना है। 2050 में पानी खत्म हो जाएगा, इस तरह की सूचनाएं, या 2030 में या 2040 में ऐसे ये हो जाएगा, ये सब बातें बहुत लंबे समय से कही जा रही हैं। क्योंकि हर चीज का जो एक भंडार है न, उस भंडार का जो खर्च होने की जो रफ्तार है न, उसको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस भंडार को आप कितने वर्षों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल वाटर मैनेजमेंट की भी बात हो रही है कि हम उसको कैसे मैनेज करें, उसके रिसाइकिल की भी बात हो रही है। मगर जितनी भी बात हो रही है और संकट जैसी है, उसके हिसाब से हमारे द्वारा उठाए हुए जो भी कदम हैं वो पर्याप्त नहीं है, और दोनों की रफ्तार में इतना बड़ा अंतर है न, कि हम कब एक बड़े क्राइसिस में फंस जाएंगे न, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अमृतपाल का एक और करीबी चढ़ गया है पुलिस के हत्थे। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सेस पेपर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
खबर है कि पुलिस के डर से फरार अमृतपाल ने 19 से 21 मार्च तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक घर में पनाह ले रखी थी। अमृतपाल देश से ना भाग पाए, इसके लिए कई राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही नेपाल से जुड़ी सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बीच पंजाब पुलिस ने गनमैन के तौर पर अमृतपाल के साथ मौजूद रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वो खन्ना से ताल्लुक रखता है और 18 मार्च से फरार था। बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। इनमें दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव अब पूर्ण अध्यक्ष होंगे, जबकि आरजेडी और जेडीयू से बीजेपी में आए सम्राट चौधरी को बिहार में पार्टी की कमान सौंपी गई। इनके अलावा सीपी जोशी राजस्थान तो पूर्व मंत्री मनमोहन सामल को ओडिशा की कमान सौंपी गई। अमेरिका में अब टूरिस्ट वीजा पर भी नौकरी मिल पाएगी। वहां नियमों में थोड़ा फेरबदल किया गया। इसके तहत अब टूरिस्ट वीजा यानी B1, B2 वीजा रखने वाले भी वहां इंटरव्यू दे सकते हैं। हालांकि अगर वो नौकरी पर रखे जाते हैं तो उन्हें अपने वीजा का स्टेटस बदलना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंची, जहां उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात से एक बार फिर 2024 चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की अटकलें तेज हो गईं। झारखंड के जमशेदपुर में देश के पहले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर समेत 10 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। इनकी नींव केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रखी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इनकी लागत करीब 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मानहानि मामले में कोर्ट ने जैसे ही राहुल को 2 साल की सजा सुनाई, सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने खुलकर कहा कि ये राहुल के खिलाफ सियासी साजिश है, तो बीजेपी ने दलील दी कि किसी का अपमान किया गया तो कार्रवाई भी जरूरी होगी। जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए। इट इज अ सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। आपको सजा हुई, आप अपील में जाइए। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा और जमानत लगभग साथ ही मिल गई, पर इसका असर देश की राजधानी में दिखा। सूरत की अदालत के इस फैसले ने दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा दिया। राहुल गांधी जी के ऊपर ये एक घिनौनी साजिश है। जहां इल्जाम लगते हैं वहां मोदी टैटू क्यों आ रहे हैं? तो ये तो उनको लगा, महसूस हुआ, इसलिए कहा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपराध किए, कोई जुल्म किए, कोई अन्याय किए। फिर भी हम तैयार हैं। मनमोहन सिंह जी और शरद यादव जी वगैरह, इन्होंने मिलकर ये कानून में अमेंडमेंट लाए थे कि 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की अगर सजा हो तब पार्लियामेंट से जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड होनी चाहिए, तब जानी चाहिए। और इन्हीं ने उस बिल को फाड़ा था पब्लिक में, आप सबके बीच में। तो आज मुझे तो वही दिन याद आ रहा है। जैसा बोओगे उसका फल भी आपको मिलेगा। करीब 4 साल पहले कर्नाटक की एक चुनावी रैली में राहुल ने मोदी उपनाम को लेकर एक बयान दिया था। मानहानि का केस सूरत में दर्ज हुआ, लंबी सुनवाई चली और गुरुवार को अदालत ने राहुल को दोषी माना। अदालत ने कहा कि सांसद के तौर पर उनके बयान का बड़ा प्रभाव है और अगर कम सजा दी गई तो जनता में गलत संदेश जाएगा, इसलिए 2 साल की सजा सुनाई। राहुल ने महात्मा गांधी की पंक्तियों को ट्वीट किया है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। कोर्ट ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील के लिए राहुल को 30 दिनों की जमानत दी है।
यानी सजा से बचने के लिए राहुल को कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि इस बीच कांग्रेस नेताओं ने सूरत कोर्ट के जज पर उंगली उठाकर नया विवाद खड़ा कर दिया। हमको मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ही मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज अ सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। बीजेपी की दलील है कि सजा तो कोर्ट ने सुनाई है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसमें सियासत देख रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरे भाई ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी के लिए चुनौती बढ़ गई है। एक तरफ सजा की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ इस बात पर चर्चा है कि क्या सजायाफ्ता राहुल की संसद सदस्यता जा सकती है? क्या उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2 साल की सजा के बाद क्या कानून के तहत राहुल सांसद नहीं रहेंगे? ये सवाल सभी के जहन में है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सूरत की अदालत ने सजा के बाद जमानत देते हुए महीने भर के लिए राहुल की सजा सस्पेंड कर दी, यानी अभी वो सांसद बने रहेंगे। इस दौरान राहुल को हाईकोर्ट में अपील करना होगा। अगर हाईकोर्ट सजा पर रोक लगा देता है तो वो सांसद बने रहेंगे। हमारे यहाँ जो कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसे कहते हैं 1951 का, उसमें सेक्शन 8 में लिखा है कि जिस दिन सजा होती और सजा क्योंकि 2 साल की है इसलिए उसी दिन डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, इफेक्ट हो जाती है। खैर सरकार के जो पार्लियामेंट से नोटिफिकेशन इश्यू होगी उस पर फॉर्मलाइज हो जाती है। लेकिन अगर वो अपील दाखिल कर दें और अपील के दौरान उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल जाए, उस कहने का मकसद कि उनकी जो सजा है, सजा ही नहीं पर जो कन्विक्शन है वो भी स्थगित की जाए, उस पर स्टे लगाया जाए, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो वहीं रुक जाएगी। जो कानून है 8(3) की जो प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें अगर वो 2 साल से ज्यादा की सजा हो तभी डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो नॉट लेस देन 2 years जो बोला हुआ उस सेक्शन में फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग समबडी फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। इसलिए अगर आप 2 साल तक की सजा है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं है, 2 साल से अगर ज्यादा की सजा है तभी डिस्क्वालीफाई है। और इस सेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जो क्लैरिफाई करता है कि एक्सीडिंग 2 years में ही सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन हो। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 57,925 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 75 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। ये 17,076 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में गिरावट और सिर्फ 13 में तेजी देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार गुरुवार को सोना 450 रुपए महंगा हुआ, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 59,350 रुपए दर्ज किया गया। इसके पहले के कारोबार में येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 58,900 रुपए थी। चांदी के दाम में 815 रुपए का इजाफा रहा। इसके साथ ही 1 किलो चांदी की कीमत 69,800 रुपए दर्ज की गई। 23 और 24 मार्च को अजय बंगा भारत दौरे पर हैं। बंगा को विश्व बैंक अध्यक्ष के लिए अमेरिका ने उम्मीदवार बनाया है। अपने दौरे में बंगा भारत की विकास प्राथमिकताओं, विश्व बैंक और वैश्विक आर्थिक विकास चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
मारुति सुजुकी ने अपने लाइनअप में शामिल सभी गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने का ऐलान किया। इसके लिए कंपनी ने महंगाई और रेगुलेटरी रिक्रूटमेंट्स के साथ कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी के लिए महंगाई और रेगुलेटरी रिक्रूटमेंट्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जिम्मेदार बताया। बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी। इससे पहले 16 जनवरी को सभी मॉडल्स की एक्स शोरूम कीमतों में 1.1% का इजाफा हुआ था। सॉफ्टवेयर कंपनी ग्रामरैली ने राहुल रॉय चौधरी को नया सीईओ बनाया। भारतीय मूल के राहुल रॉय 1 मई से सीईओ पद संभालेंगे। राहुल इस कंपनी में बीते 2 साल से ग्लोबल हेड ऑफ प्रोडक्ट के पद पर काम कर रहे हैं। बता दें कि ग्रामरैली सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है जो इंग्लिश राइटिंग असिस्टेंट सर्विस अवेलेबल कराती है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको दिखाते हैं मुंबई की बीएमसी में काम कर चुके सफाई कर्मी मयूर हेलिया की संघर्ष से मिली जीत की कहानी। आज मयूर समाज के सामने एक मिसाल बन गए हैं। दरअसल बोरीवली के चौल में रहने वाले मयूर अपनी मेहनत और लगन के बूते पीएचडी करने इंग्लैंड जा रहे हैं। जी हां, देखिए। मुंबई में पिछले 12 साल तक सफाई कर्मी का काम करने वाले मयूर हेलिया आज मेहनत, लगन और कामयाबी के मिसाल बन गए हैं। मुश्किल दौर में हिम्मत न हारने की उनके जज्बे की वजह से ही वो अब ब्रिटेन में पीएचडी करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये फीलिंग जो है वो शब्दों में बयान नहीं होगी। ये एक ऐसी जर्नी रही है जहाँ थकान उन सभी को पार करके पढ़ने पर मेरा हमेशा से फोकस रहा है। मेरी मम्मी के सपोर्ट के बिना ये बहुत डिफिकल्ट होता था, तो इतनी खुशी शायद जिंदगी में कभी नहीं हुई है। तो ये सबसे ज्यादा खुशी का मौका है। बोरीवली की एक चौल में परिवार के साथ एक कमरे में रहने वाले मयूर की जिंदगी संघर्षों से भरी है। पिता की मौत के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं था, लिहाजा मयूर ने बीएमसी में सफाई कर्मी की नौकरी की। लेकिन नौकरी के पहले ही दिन उन्होंने ठान लिया कि उन्हें जिंदगी में और आगे जाना है। बीएमसी में काम करते वक्त जो चैलेंजेस थे वो इस तरीके के थे कि काम जो है वो बहुत फिजिकली टायरिंग है, बराबर है। इसी वजह से बहुत सारे जो मेरे कोवर्कर्स हैं उन्हें शराब लेना पड़ता है ना। ये जो एडिक्शन और ये कहते हैं, मुझे लगता है वो दूसरा बहुत अलग एंगल है। बट क्योंकि वहाँ उन्हें जरूरत पड़ती है, वो जो स्मेल है वो हाथों से दिन तक नहीं जाती थी। मुझे आज भी मेरा पहला दिन याद है, बांद्रा के एक पीटी मार्केट करके थी जहाँ पे दिन की लगभग 300 मुर्गियां कटती थी, और मैंने वो काटा आता है जो हमें मिलता है, मैंने वो उस पे मारा था और मेरा पूरा शर्ट जो है वो खून से था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ तो नहीं रहूंगा, आई विल डू समथिंग बेटर विथ माई लाइफ। अपनी लगन और मेहनत के दम पर मयूर ने पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन लिया। वो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सफाई करने का काम करते थे। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक हॉस्टल में सोते और फिर शाम 6 बजे तक इंस्टीट्यूट में क्लास करते थे। उनकी इस मेहनत में परिवार और उनके सहकर्मियों ने भी पूरा सहयोग किया। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 7वीं क्लास पढ़ी हूँ गुजराती में। तो लोग इंग्लिश में टॉकिंग करके हमें बताते हैं कि आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। और मेरे घर में भी सबका यही कहना था कि गुजराती में पढ़ाओ, मातृभाषा। और मैं चाहती थी जो मैंने नहीं किया वो मेरे बच्चे करके दिखाए। मेरे जो कोवर्कर्स है उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे बीएमसी का कॉम्पैक्टर मुझे कॉलेज तक ड्रॉप करने आया है। तो ये कहते हैं ना, एक कंबाइन एफर्ट होता है, उस तरीके का एफर्ट है जहां हर लेबर जो मेरी चौकी का है उसने मेरे इस मुकाम पर पहुंचने में छोटी बड़ी कुछ न कुछ मदद जरूर की है। मयूर अब इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लेक्स्टर से पीएचडी करने जा रहे हैं। आगे चलकर वो टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं। मयूर की ये कहानी है, इससे आप प्रेरणा जरूर से जरूर लें। लेकिन जैसा कि माताजी ने भी कहा, जिंदगी में शिक्षा कितनी जरूरी है ये बात भी समझें। साथ ही साथ आत्मविश्वास, लगन, कुछ कर गुजरने की चाह सफलता पाने के लिए भी कितनी जरूरी है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत लाभार्थी किसानों को राशि जारी कर दी है और साथ ही किसानों की सुविधा के लिए एक डिजिटल क्लेम सेटलमेंट मॉडल की सौगात दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के तहत
डिजी क्लेम का शुभारंभ कर दिया है। इसके जरिए किसानों को फसल बीमा के क्लेम तुरंत करने की सुविधा मिलेगी। डिजी क्लेम के जरिए किसानों को बीमा भुगतान ऑटोमेटिक होगा और वो इसे ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि डिजी क्लेम का लाभ अभी शुरुआत में 6 राज्यों के किसानों को मिल सकेगा। इन राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। इन 6 राज्यों के बाद कृषि मंत्रालय बाकी राज्यों में भी डिजी क्लेम की सुविधा को लॉन्च करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल को पूरे देश के लिए उपयोग में लाया जाए, इसकी कोशिशें हो रही है। खराब मौसम और प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल चौपट होने पर केंद्र सरकार फसल बीमा के तहत राहत राशि जारी करती है। अभी केंद्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना के लाभार्थी किसानों को 1260 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। पीएम फसल बीमा योजना का शुभारंभ 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इन 6 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत लाभार्थी किसानों को कुल 1.32 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गूगल की कुछ सेवाएं रही डाउन। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने यूजर्स को एक तोहफा दिया। उन्होंने विंडोज यूजर्स के लिए व्हाट्सएप का नया वर्जन लॉन्च किया। इस नए ऐप के जरिए वो एक साथ लोगों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 32 लोगों के साथ ऑडियो कॉल भी की जा सकेगी। जम्मू कश्मीर में 600 सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाएंगे। इनसे राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। कुछ जगहों पर ये सीसीटीवी लगने भी शुरू हो गए हैं। भारत समेत कई देशों में गूगल की कुछ सेवाएं डाउन रही। इसमें जीमेल भी शामिल है। इस वजह से कई यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में इसे दुरुस्त कर लिया गया। इस पद पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा ब्रेकअप से जुड़ा हुआ है, जिसका अनुभव ज्यादातर युवा करते हैं। ब्रेकअप से युवा इस कदर मायूस हो जाते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और सुसाइड जैसा खतरनाक कदम तक उठा लेते हैं। ब्रेकअप से जुड़ी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड की सरकार ने एक अनोखा अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में ब्रेकअप से मायूस युवाओं की मदद के लिए सरकार ने लव बेटर नाम का एक अभियान चलाया है। इसके जरिए 16 से 24 साल के युवाओं को ब्रेकअप होने वाले डिप्रेशन से बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे युवा जो कि ब्रेकअप से परेशान हैं, वो टेक्स्ट, फोन या ईमेल के जरिए यूथ लाइन से संपर्क कर सकते हैं। इस अभियान के तहत ब्रेकअप से टूटे युवाओं को काउंसलिंग के जरिए उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाने में मदद की जाती है। इस कैंपेन को न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की सामाजिक विकास मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन ने शुरू किया है। पिछले साल यानी कि 2022 में कैंटर रिसर्च ग्रुप ने न्यूजीलैंड में ब्रेकअप के शिकार होने वाले युवाओं पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में पाया गया कि न्यूजीलैंड के 16 से 24 साल के 80% युवा रिलेशनशिप में हैं। इनमें से 87% ब्रेकअप का शिकार बनते हैं और इनमें से ज्यादातर खुद को अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। रिसर्च ग्रुप की ये रिपोर्ट जब न्यूजीलैंड की सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रियंका राधाकृष्णन के पास पहुंची तो उन्होंने इस पर चिंता जताई। प्रियंका राधाकृष्णन ने कहा कि युवा ही तो देश का भविष्य होते हैं। अगर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे तो इससे आखिरकार देश को ही नुकसान होगा। प्रियंका ने तुरंत इस रिपोर्ट पर न्यूजीलैंड सरकार के दूसरे मंत्रियों से बात की। इसके बाद यूथ लाइन ऑफिस की तरफ से ये कैंपेन लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है कि ये दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा अभियान है जिसकी फंडिंग सरकार कर रही है। न्यूजीलैंड की सरकार ने इस योजना के लिए करीब 53 करोड़ का शुरुआती बजट रखा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूजीलैंड में 16 से 24 साल की उम्र के हर 10 में से 6 युवा ब्रेकअप से गुजरते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक विकसित देशों में न्यूजीलैंड ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवा सुसाइड करते हैं। न्यूजीलैंड में ब्रेकअप का शिकार युवाओं को मुश्किल दौर से उबारने के लिए शुरू की गई सरकारी योजना पर भारतीय युवा क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने मुंबई में कुछ युवाओं से बात की। ये एक अलग किस्म का जो कैंपेन है वो न्यूजीलैंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है लव बेटर नाम से। आपको लगता है कि अगर भारत में इस कैंपेन को लाया जाता है या भारत में शुरू किया जाता है तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? ओके, मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है लेके आना, क्योंकि हमारा अभी इंडिया का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एंड ऐसा नहीं है कि लोग प्यार का लव फेलियर्स होता है, ठीक है, होता है एंड लोग डिप्रेशन में चले जाता है एंड फ्यू पीपल का एक्सटिंक्ट भी है कि वो लोग सुसाइड भी करते हैं। ओके, एंड हमें थोड़ा एक स्टेप आगे लेना है
एंड वी हैव टू ब्रिंग सम अवेयरनेस, थोड़ा लोग को समझाना कि इस चीज़ों से, डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है, कैसे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं इसके ऊपर, एंड ये सब चीज़ सबको पहुंचाना है, एंड इट विल बी बेटर ऐसा एक कैंपेन आया तो, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, जो बताया कि 19 से 24 तक जो एज होता है, ये करियर का टाइम होता है, और इस टाइम पे सब लाभ में ही आता है यार, ये सब इस टाइम पे ही आता है। तो ये जब कोई ये ब्रेकअप ये सब होता है तो मेन इफेक्ट होता है करियर में, किसी का बंदे का उसका करियर में इफेक्ट होता है, तो उस टाइम पे उसका काउंसलिंग करना, ये सब करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पूरा उसका करियर इफेक्ट हो सकता है। तो आई थिंक ये चीज़ लेके आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कहूँगा कि इंडिया के केस में काउंसलिंग जैसी चीज़ को एक तरह से टैबू माना जाता है, कि लोग सफ़र करते हैं बट अकेले ही सफ़र करते हैं, या दोस्तों से बात करके कोप अप करने की कोशिश। कैंपेन है जिसमें से अगर आपको हुआ है तो आप बाहर निकाले जा सकते हैं, आपको जो है वो अच्छी तरीके से फील करवाया जाएगा और सिखाया जाएगी। जी सही है। तो वहाँ पे इंडिया में एक्चुअली काउंसलिंग या ऐसे कैंपेन्स के लिए एक जो रिलक्टेंस है वो उसको हमें सबसे पहले जड़ से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा किनारे धूमधाम से केसरिया महोत्सव मनाया गया, जहां मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा केसरिया ध्वज भी लगाया गया है, जिसकी ऊंचाई 121 फीट बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इन दिनों भगवा फेस्टिवल की धूम है। नर्मदा किनारे केसरिया रंग हर तरफ छाया हुआ है, जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ आपको उत्सवी रंग नजर आएंगे। हाथ में भगवा झंडे, सिर पर केसरिया पगड़ी और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते लोग। ये है नर्मदा के किनारे आयोजित हुए केसरिया महोत्सव के रंग। केसरिया महोत्सव जबलपुर संस्कार धानी में मनाया जा रहा है और इस केसरिया महोत्सव के अंतर्गत 22 मार्च को हिंदू नववर्ष के दिन ये केसरिया महोत्सव चल रहा है। पूरे संस्कार धानी के अंतर्गत एक उत्सव का माहौल है। 50,000 से ज्यादा केसरिया ध्वज लगाकर पूरे जबलपुर संस्कार धानी को सजाया गया है, केसरियामय किया गया है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मां नर्मदा के तट पर प्रदेश का सबसे ऊंचा भगवा ध्वज फहराया गया, जिसकी ऊंचाई 121 फीट बताई जा रही है। पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर इस तरह के 50,000 ध्वज फहराए गए। आज 121 फीट ऊंचा जो मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा केसरिया ध्वज है, वो जबलपुर संस्कार धानी में मां नर्मदा के पावन आंचल पर गौरी घाट के तट पर लगा है। हिंदू नववर्ष के मौके पर जबलपुर में इस तरह का अनूठा आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की और प्रदेश का सबसे ऊंचा ध्वज स्थापित करने पर बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के पाली में धूमधाम से गणगौर उत्सव मनाया गया। इस पर्व का संबंध शिव पार्वती के विवाह से है और सदियों से इस त्योहार को मनाने की परंपरा यहां चली आ रही है। देखिए। आस्था और उमंग से भरी ये तस्वीरें पाली की हैं, जहां धूमधाम से गणगौर का त्योहार मनाया गया। 16 दिन तक चलने वाले इस पर्व की झलकियां बेहद अद्भुत हैं। मान्यता है कि मां पार्वती होली के बाद 16 दिनों तक अपने मायके में रही थी। इस बीच मां पार्वती भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपनी सखियों के साथ मिलकर पारंपरिक तरीके से भगवान शिव से शादी का स्वांग रचाती हैं। इसी रिवाज को आज भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महिलाएं दुल्हन की तरह सजकर भगवान शिव और मां पार्वती की शादी रचाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ 16 श्रृंगार करके गणगौर माता की पूजा अर्चना करती हैं।
16 दिनों की गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। पार्वती ऐसी मान्यता है कि 16 दिनों के लिए अपने पियर आती है और वो शिव की पूजा करती है और तीज के दिन जो है वो शिव उनको लेने के लिए आते हैं। तो उसके एक दिन पहले सब सखियों के साथ में वो ये पति पत्नी का या दूल्हा दुल्हन का स्वांग रचती है और इसके बाद वो अपने सखियों के साथ में मौज मस्ती करती है। प्रेम, आस्था और विश्वास के प्रतीक इस त्योहार को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हिंदू संस्कृति और सभ्यता का ये त्योहार आज भी राजस्थान में हर साल बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।